जयशंकर अभी हाल में उन्होंने बोला कि हमारा जो बातचीत है रशिया से वो भी चलेगी, और अमेरिका हमारे लिए बहुत अच्छा दोस्त है। टाइज विद यूएस आर इनवैल्यूएबल। इंडिया वोंट कट बैक रशिया ट्रेड। मतलब हम रशिया के साथ ट्रेड करते रहेंगे, हमारे ट्राइज चलेंगे, हमारे डिफेंस ट्राइज भी चलेंगे, लेकिन अमेरिका हैज गिवन अ लॉट। अमेरिका ने बहुत कुछ दिया है। ए बी मोर रिसेंटली इंडिया को अगर बात करें तो एक इंजन दिया है, जो इंजन शायद उन्होंने किसी को नहीं दिया था। साथ में उन्होंने प्रेडेटर ड्रोन्स दिए, साथ में उन्होंने सबमरीन पे नजर रखने वाले रडार्स भी दिए, जो कि यूज कहाँ होंगे सबको पता, अंडमान में यूज होंगे। और वो क्या करेंगे, सबमरीन्स को ट्रैक करेंगे जो कि अंडमान के आसपास आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका इंडिया एक पेज पे देखते हैं, लेकिन इंडिया रशिया से टाइज नहीं तोड़ रहा। कैसा हो सकता है कि आप डेविड के भी दोस्त हैं और गुलियत के भी दोस्त हैं? कैसे हो सकता है? इसी में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुक्तदिर खान, इनका अपना एक चैनल कॉन्वर्सेशंस, उसमें इनके अपने व्यूज देख सकते हैं आप। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर ये इंडिया डेविड से भी दोस्ती करना चाहता है, गुलियत से भी दोस्ती करना चाहता है, हाउ इज इट पॉसिबल? तो रोहित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम। देखिए, आपके मुहावरा थोड़ा बदल दे। मुहावरा ये है कि अंग्रेज़ी में कहते हैं रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। यानी आप शिकार भी हैं और शिकारी, दोनों के साथ कैसा रह सकते हैं, दैट इज़ द सवाल, यही है। तो अब उसमें चक्कर ऐसा है कि इन डॉक्टर जयशंकर, इंडिया हैज़ गॉट ए फॉरेन मिनिस्टर जो बोलते बहुत अच्छा है। मतलब ही इज़ ए स्पिन मास्टर ऑफ द ग्रेड। तो जो ये कहते हैं कि हम स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करेंगे, दो लव्स आर क्रिटिकल उनकी। मैं अभी यहाँ पे कल ही मैं वंस अगेन लुकिंग एट वन ऑफ हिज बुक्स, जिसमें वो वर्ड मल्टी अलाइनमेंट बहुत यूज़ करते हैं। इंडिया इज़ नॉट नॉन अलाइन, इंडिया इज़ मल्टी अलाइन, जिसमें रशिया भी है, चाइना से भी है। इनफैक्ट 2023-2024 में चाइना हैज़ बिकम द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, वो तो ओवरटेक कर लिया है यूएस को। तो इंडिया इज़ मल्टी अलाइन, जितने भी मेजर पावर्स हैं उनके साथ इट इज़ अलाइन। सो ये दो लफ्ज़ काफ़ी यूज़ करते हैं। बट आई ऑल्सो थिंक कि इसमें थोड़ी इंडिया की मजबूरियाँ भी हैं। मजबूरी ये है कि जब तक चाइना का थ्रेट है, इंडिया नीड्स अमेरिका। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने पिछले शो में आपसे बात किए थे, तो वी टॉक्ट अबाउट द ड्रोन्स जो इंडिया ने ख़रीदे थे। $4 बिलियन में 39 ड्रोन्स, प्रेडेटर ड्रोन्स। वो ड्रोन्स बेसिकली आर टू डिटेक्ट सबमरीन्स, अंडर वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह, एंड सो दे आर चैलेंजिंग दैट। वो चाइना के थ्रेट की वजह से पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इंडिया इज़ बाइंग, अमेरिका से आ रहे हैं कपड़े जो ठंडे वेदर में जो इंडिया के सोल्जर्स आर वेयरिंग इन लद्दाख वगैरह। सो दे इंडिया इज़ बाइंग ए लॉट ऑफ स्टफ। अगर चाइना का थ्रेट नहीं होता तो इंडिया वुड नॉट नीड टू रश टूवर्ड्स अमेरिका, जिस तेज़ी से वो डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका के तरफ और वेस्टर्न मुल्कों की तरफ जा रहा है। इंडिया कुड कंटिन्यू इट्स आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट। दूसरी चीज़ ये है कि रशिया के साथ तीन चीज़ें हैं जो इंडिया की गवर्नमेंट कहती है, जो दो मैं मानता हूँ, एक मैं नहीं मानता। दो बात, एक बात ये कहते हैं कि इट इज़ आर रिलायबल फ्रेंड। वो 71 का मिसाल देते हैं और यूएन के वीटोज़ की बात करते हैं। एक आध दिन मैं बैठ के चेक करूँगा एक्चुअली ये यूएन वीटो वाली कितनी सच है ये बात, कि कितने बार रशिया ने यूज़ किया, कितने बार ज़रूरत पड़ी इंडिया को एक वीटो की, एंड रशिया हैज़ यूज्ड इट। कभी कभी लोग कहते हैं कि फ्रांस ऑल्सो हैज़। देखिए, रशिया ने पिछले 3 साल में जितने भी चाइना ने हमले किए हैं इंडिया के ऊपर, गलवान को ले ले, अरुणाचल प्रदेश, रशिया ने ना तो इंडिया को सपोर्ट किया, ना चाइना को कंडेम किया। लेकिन अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तो रेजोल्यूशन पास कर दिया कांग्रेस में, सेइंग कि ये इंडिया की इंटीग्रल टेरिटरी है, इंडिया को इमीडिएटली रियल टाइम इंटेलिजेंस। तो अमेरिका ने 15-20 चीज़ें की हैं इंडिया के लिए, स्पेसिफिक चीज़ें, एंड रशिया हैज़ डन नथिंग, इंक्लूडिंग नॉट इवन रेजिंग द इशू। तो मुझे बताएं ये कौन सा रिलायबल फ्रेंड है। दूसरी चीज़ ये है कि रशिया इज़ फाइटिंग फॉर इटसेल्फ पिछले 2.5 साल से। इंडिया ने उससे तेल खरीद के पैसे बनाए और रीसेल भी किया तेल को डिस्काउंट पे, लेकिन इंडिया ने हथियार वगैरह कुछ नहीं दिए। सो व्हाट काइंड ऑफ ए फ्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ऑल वेदर फ्रेंड, जो आपको जंग में हथियार ना दे।
लोग जब कहते हैं कि आप इसराइल को क्यों सपोर्ट करते हैं, तो कहते हैं कि कारगिल के जंग में इसराइल ने हमको मदद की थी, तो इंडिया है के लिए इसराइल वाज रिलायबल फ्रेंड। तो इंडिया ने अभी हथियार भी दिए हैं इसराइल को, बट इंडिया हैज़ नॉट गिवन एनी वेपन्स टू रशिया। सो आई डू नॉट बाय दिस रेट्रिक के दे आर वेरी फास्ट फ्रेंड्स। वो बिहेवियर मुझे नज़र नहीं आ रहा है पिछले 3 साल में, सब्सटेंटिवली कह रहा हूँ, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि ये कहना कि रशिया पे मिलिटरीली डिपेंडेंट है इंडिया, दैट इज़ ट्रू। 4 साल 5 साल पहले अगर आप देखते तो अबाउट 75% इंडिया का डिपेंडेंस था मिलिटरीली ऑन रशिया, अब वो 50% हो गया है। इंडिया हैज़ रिड्यूस्ड इट, पार्टली बिकॉज रशिया इज़ एट वॉर, और रशिया आपको भेज नहीं सकता चीज़ें, इसलिए भी, जैसा कि S-400 अभी तक डिलीवर नहीं हुए। अगर आप नए हवाई जहाज़ खरीदेंगे तो वो जंग के कई साल बाद डिलीवर होंगे। सो इंडिया की एयरफोर्स इज़ इन अ वेरी बैड शेप। इंडिया रियली नीड्स अ लॉट ऑफ प्लेन्स, और वो रशिया से भी नहीं आ रहे हैं। वो रफाले भी 5 6 7 साल लगेंगे जो खरीदे हैं। सो इंडिया रियली नीड्स द प्लेन्स एंड रशिया इज़ नॉट एबल टू डिलीवर। तो इंडिया डिवर्सिफाई होते जा रहा है। जो दो सेट ऑफ रफाले खरीदे ना, समंदर के लिए भी, हवा के लिए भी, एयरफोर्स और रेडिंग। सो इंडिया इज़ फोर्स टू डिवर्सिफाई। तो उससे ये हो गया कि रशिया पे अभी भी डिपेंडेंस है, क्योंकि पुराना सारे हथियार है। फॉर एग्जांपल जब मोदी पोलैंड गए थे तो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आपके पास T-72 टैंकें हैं, हम उसको रिफिट कर सकते हैं पुरानी। तो इंडिया नीड्स द, मतलब इंडिया का पूरा आर्टिलरी सिस्टम, पुराने सारी चीज़ें, इंडिया नीड्स टू रिफिट ऑल ऑफ दैट वर्क। सो रशिया पे डिपेंडेंट है, और 50% से ज़ीरो होने 10 साल लगेंगे इंडिया को। सो इंडिया नीड्स रशिया। सो दैट इज़ द सेकेंड इंटरेस्ट, राइट। एक तो हवा है कि दोस्त है, दूसरा मिलिट्री डिपेंडेंस है, विच इज़ अ फैक्ट। तीसरी चीज़, इंडिया सोच रहा है कि अगर मैं रशिया से दूर हट जाऊं तो रशिया पूरे का पूरा चाइना का हो जाएगा। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि रशिया इज लाइक अ, मैं रशिया की इन बिग कंट्रीज, अगर आप टॉप के कंट्रीज लें तो रशिया इज लाइक पाकिस्तान, ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री विथ न्यूक्लियर वेपन्स। तो वो दूसरे चीज़ों में वो बेकार है, लेकिन हथियार में बहुत आगे है। लाइक इट हैज़ बेटर हाइपर, उसके हाइपरसोनिक मिसाइल्स अमेरिका से अच्छे हैं। और लोग कह रहे हैं कि जो एडवांस्ड F-16 जो नए बने हैं अभी अभी, या F-35, उसको छोड़ दें, जो दुनिया में जो जनरली F-16 अवेलेबल हैं उससे टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे है जो करंट एयरफोर्स है रशिया की। तो कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन और रशिया की एयर फाइटिंग हुई तो रशियंस विल शूट डाउन दोज F-16। दिस इज द एनालिसिस ऑफ अमेरिकन मिडल। तो रशिया इज मिलिटरीली एडवांस, और जितना वो डिपेंडेंट होते जाएगा चाइना पे, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा चाइना को। सो दैट इज इंडियाज फियर, राइट। तो इंडिया वहां पे रहना चाहता है कि टू प्रिवेंट दैट फुल्ली हैपनिंग। तो ये 3 इंटरेस्ट है रशिया। लेकिन अमेरिका इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अमेरिका के साथ ताल्लुकात, अमेरिका इज गोइंग टू रिमेन द टॉप 3 कंट्री फॉर द नेक्स्ट 100-200 ईयर्स। ये तो सारे के सारे फोरकास्ट, अगर आप वो फोरकास्ट मानते हैं जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया विल वन डे बिकम द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी, तो वो फोरकास्ट ये भी कहते हैं कि इंडिया, US विल रिमेन द थर्ड बिगेस्ट। लेकिन विद अ डिफरेंस, जब इंडिया विल बिकम द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी, 2075 की बात है वो, दैट्स व्हेन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक US बाय गोल्डमैन सैक्स। लेकिन इंडिया की जब पर कैपिटा GDP विल बी अराउंड 30,000, अमेरिका विल बी अराउंड 150,000। तो इट विल स्टिल बी ए वेरी रिच कंट्री एंड टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस। तो इंडिया के लिए इट्स ए ग्रेट सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मनी। खुद जयशंकर साहब जो किताब उनकी दोस्त की लॉन्च हुई, उसमें जो कह रहे थे, इंडिया नीड्स टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस, ये 2 चीज़ें चाहिए ना। इंडिया की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बूम हुआ, इट वाज थ्रू एक्सपोर्ट्स टू द US प्राइमरीली। हाँ, तो इंडिया इज, US इज द फ्यूचर, बट द प्रॉब्लम ये है कि US इज लाइक ए ग्रेट बॉयफ्रेंड बट ए हॉरिबल हस्बैंड। Yes. जब तक वो बॉयफ्रेंड है वो आपको ऐश कराएगा, जिस दिन आप शादी करी वो आपको लगा देगा काम पर, देन आपकी ना तो आवाज रहेगी, यू विल बी लाइक अ सर्वेंट, और बीवी में कोई फर्क नहीं रखेगा वो। एंड इंडिया अंडरस्टैंड्स दैट, राइट। तो इंडिया इज विलिंग टू डेट बट नॉट मैरी अमेरिका। बट अमेरिका तो कह रहा है, रोज हर बार कह रहा है कब शादी करोगे, कब शादी करोगे, पंडित को लेकर आया। सो इट इज दैट काइंड ऑफ ए रिलेशनशिप, यू नो। Right.
करेक्ट। अच्छा सर, एक चीज और कि जी जयशंकर साहब ने वो राजीव सिकरी की जो बुक थी उसी में उन्होंने बोला, साथ में डॉक्यूमेंट भी आया था हमारे हमारा जैसे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो दिया था इकोनॉमिक सर्वे, जी उसमें बोला कि इंडिया नीड्स इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम चाइना। ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना, क्या ये अमेरिका की ट्यून में है? देखिए, इंडिया में प्रॉब्लम ये हो गया है सर, मैं ये आपके लोग छिड़ जाएंगे, अगर लोग चिढ़ गए तो मुझे गालियाँ दें, रोहित साहब को ना दें, ये उनका चैनल है। सी द प्रॉब्लम इंडिया में ऐसा है, गवर्नमेंट को दे फॉरगेट के सरकार हमारी नौकर है। राइट। सरकार नौकर है, चाय अगर गर्म नहीं है तो मुझे हक है भाई, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ चाय बनाने की, वाई इज इन द चाय रेडी। लेकिन इंडिया में सरकार को भगवान बना लिया है, करंट गवर्नमेंट को पूजा करना चाहते हैं एन अकाउंट। सो फॉर एग्जांपल, इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आप निकाल के देख लिए, इट इज़ डाउन। और जो सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया को आ रहा है, गैस कहाँ से आ रहा है? मॉरिशस से आ रहा है। ठीक है। मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था कि वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन कजाकिस्तान वाज नेदरलैंड्स। तो मैं बोला ये नेदरलैंड्स क्यों इन्वेस्ट कर रहा है भाई कजाकिस्तान से? तो क्या तने तो इन्वेस्ट किया तो पता चला कि नेदरलैंड्स इज लाइक मॉरिशियस। तो लेट्स से कि कोई कजाक बिलियनर है, वो अपनी ब्लैक मनी नेदरलैंड्स में बैंक में डाल देता है, फिर नेदरलैंड में एक कंपनी बना के फिर वहाँ से वापस कजाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है। तो आई थिंक ये जो मॉरिशियस से जो पैसा आ रहा है, ये अंबानी अदानी टाइप लोगों का बंदा है। तो इट इज़ नॉट ए रियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अवॉइडिंग टैक्सेस। राइट। राइट, ये लफड़ा है, दिस इज नॉट क्लियर। लेकिन सवाल ये उठता है, देन वेयर इज द रियल इन्वेस्टमेंट? व्हाई इजंट अमेरिका इन्वेस्टिंग इन इंडिया? मतलब कहाँ से आ रहा है? तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग की कोशिश कर रही है इंडिया, उसके लिए डबल डिपेंडेंसी है चाइना में। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप लैपटॉप्स असेंबल करके एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो मदरबोर्ड्स चाइना से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप मदरबोर्ड्स भी बना रहे हैं तो यू विल हैव टू इंपोर्ट द चिप्स फ्रॉम चाइना या ताइवान। और चाइना इतना इन्वेस्ट कर रहा है चिप में कि इट इज़ नाउ कम्पीटिंग विद ताइवान ऑन एन इक्वल फुटिंग इन टर्म्स ऑफ जो लेगेसी चिप्स कहते हैं। लेगेसी चिप्स में चाइना हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट। तो इंडिया हैज सडनली रियलाइज कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनना भी चाह रहे हैं, देन वी नॉट ओनली नीड चाइना एक्सपोर्ट्स। इसलिए आपने देखा होगा धीरे धीरे वो इवन लैपटॉप्स का भी कंडीशन जो शुरू में लगाए थे वो कम हो गए। अब वीज़ा भी मिलने लग गए हैं चाइनीज़ इंजीनियर्स को, जो पहले जो नहीं मिल रहे थे लास्ट ईयर। सो नाउ दे हैव रिड्यूस दैट वीज़ा भी उनके टेक लोगों को। इंडिया ऑल्सो नीड्स, अनफॉर्चुनेटली आप यकीन न करें, इंडिया डजंट हैव द स्किल्ड लेबर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। वो भी वो वहाँ से लाना चाह रहे हैं चाइना से फैक्ट्रीज़ के लिए। तो इंडिया सोच रहा है कि भाई अगर चाइना के इंजीनियर्स भी आएंगे, उनके फैक्ट्रीज भी आएंगे, तो इन्वेस्टमेंट क्यों ना आए? तो इन्वेस्ट ही कर लें आप आके। सो बेसिकली इंडिया विल बिकम चाइनाज चाइना। तो आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें और फिर एक्सपोर्ट कर दें दूसरी। बिकॉज चाइना के ख़िलाफ़ ये जो लगा रहे हैं ना टैरिफ्स वगैरह। सो फॉर एग्ज़ाम्पल बाइडन ने कहा कि 100% कर दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कस्टम्स। तो जो BYD की जो 20,000 की गाड़ी है वो अब टेस्ला के प्राइस में आएगी 40,000 में। सो व्हाई विल यू बाय BYD इफ़ यू कैन गेट टेस्ला फॉर द सेम अमाउंट? और टेस्ला पे आपको थोड़ा गवर्नमेंट के तरफ से डिस्काउंट भी मिल जाता है टैक्स में। तो उन्होंने जब वो लगाया, उन्होंने मैक्सिको को वार्निंग भी दी कि आप मैक्सिको में फैक्ट्रीज ना खोलें क्योंकि वो नाफ्टा के अंदर आ जाएगा, तो फिर एक्सपोर्ट। तो जिस तरह से चाइना सर्बिया में इन्वेस्ट कर रहा है और हंगरी में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो यूरोपियन यूनियन के अंदर आ जाए। तो अगर चाइना यूरोप में मैन्युफैक्चर कर, इसलिए मेलोनी इज़ इन चाइना, अभी जो गई थी वो चाइना इसलिए गई थी टू से कि आप हमारे पास बनाइए। तो दे वांट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स टू कम इन। तो चाइना अब ये जो कह रहे हैं कि वियतनाम में बिजनेस बढ़ रहा है, वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स है, इंडिया पे सैंक्शंस नहीं है। तो चाइना अगर इंडिया में बनाएगा चीज़ें और एक्सपोर्ट करेगा तो इट विल लुक एज इफ इंडिया इज एक्सपोर्टिंग बट इज एक्चुअली चाइनीज़। मैंने कई साल पहले व्हेन आई वाज इन ग्रेड स्कूल, मैंने नाइकी को फॉलो किया था। तो नाइकी जो जूते बनाता है ना, तो अब अमेरिका में डिज़ाइनिंग होती है, मार्केटिंग होती है, फिर उसके जो 3-4 हिस्से हैं, एक तो सोल,
जो जूते का निचला हिस्सा और ऊपर का हिस्सा, तो ऊपर का हिस्सा किसी और मुल्क में बन रहा था और मलेशिया में सोल्स बन रहे थे, ठीक है। तो वो क्या ऊपर का हिस्सा बनाकर उस कंट्री से फिर दे वुड एक्सपोर्ट इट टू मलेशिया, फिर मलेशिया में वो चिपका देते थे, बस दैट्स ऑल। वो चिपका के फिर वो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर दे रहे थे। तो वो सारा का सारा नाइके फैक्ट्रीज थे। दे आर नाइके फैक्ट्री इन इंडोनेशिया, नाइके फैक्ट्री इन मलेशिया, नाइके वेयर हाउस इन द यूएस। तो सारा का सारा इंटरनल नाइके में ही घूम रहा है, समझिए ना आप। डिज़ाइन इज गोइंग टू इंडोनेशिया, टॉप इज मेड इन इंडोनेशिया, बॉटम इज मेड इन मलेशिया। तो घूम तो नाइके के अंदर ही है, सिस्टम में है, लेकिन इट इज़ लुकिंग एज इफ इंडोनेशिया इज एक्सपोर्टिंग टू मलेशिया, मलेशिया इज एक्सपोर्टिंग टू, तो मलेशिया का एक्सपोर्ट्स बढ़ गया ना, इट लुक्स लाइक दैट। So China is trying to do that by making in other countries now and then exporting to Europe and the West. तो वहाँ पे India will become like, जैसा रशियन ऑयल को वो कर रहा है, वो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग को भी कर सकता है। उसमें इंडिया का फ़ायदा होगा, जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे, फैक्ट्रीज बन जाएंगे। और अगर आपके इंडिया जो कह रहा है ना कि 50% कुछ इंडियन ओनर होना चाहिए, तो देन दे विल बी इंडियंस हु विल बिकम रिच एंड विल ऑल्सो ओन पार्ट ऑफ द फैक्ट्री, राइट। हाँ, जैसा कि मेरे ख्याल से वो मॉरिस गराज शायद इंडिया में या तो इंपोर्ट कर रहे हैं या बनाने वाले हैं, वो जो चाइनीज़ कार मिलती है आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल ना, मॉरिस गराज एमजी, जो इंडिया में देखा मैंने, कई लोगों के पास थी। सो हाँ, सो दैट इज़ व्हाट, सो दे हैव टू हैव अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी जिसमें चाइना का भी फ़ायदा हो, इंडिया का भी फ़ायदा हो। दे हैव टू गेट दैट बैलेंस राइट। राइट। अच्छा, ये बात तो मतलब इंडिया को टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, नो डाउट, इंडिया को स्किल लेबर मिल जाएगी, नो डाउट, बहुत कुछ इससे फायदा होगा। लेकिन ये बात अमेरिका को भी तो पता होगी कि इस तरीके से दे आर टेकिंग द बैकडोर रूट, तो क्या इंडिया पे भी सैंक्शंस लग सकते हैं फिर? देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ना, वो जैसा कहते हैं ना कि हाथी के दो किस्म के दांत होते हैं, खाने के और दिखाने के। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज, नॉट जस्ट अमेरिका, हर डेमोक्रेटिक कंट्री की भी दो पॉलिसीज होती है, एक दिखाने की और एक एक्चुअल। तो एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल डेमोक्रेसी, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट। देयर आर सम डेमोक्रेसीज वेयर दे हैव टू से सर्टेन थिंग्स टू विन वोट्स दैट मे नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, बट दे विल डू। जैसा कि ये जो चाइना के ऊपर जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो अमेरिका और कनाडा और यूरोप सैंक्शन, वो कस्टम्स लगा रहे हैं, it is not good for anybody including western countries। क्योंकि जब अगर मैं गाड़ी खरीदूंगा महंगी, मुझे गुस्सा आएगा, बिकॉज इट इज़ लाइक ए टैक्स। लोग समझते नहीं है। जो आप कस्टम्स लगा रहे हैं ना, आप चाइना की आइटम पे अगर आपने कस्टम लगा दिया, तो आप समझ रहे हैं कि आप चाइना को पनिश कर रहे हैं। आप एक्चुअली अपने ही सिटीजन को पनिश कर रहे हैं, बिकॉज नाउ दे आर पेइंग ए हायर प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट इफ यू डोंट हैव ए सब्स्टिट्यूट, राइट। तो why is Biden doing that? Biden is doing that to show कि he's tough on China, and he needs to do that because Republicans उसको झाड़ रहे हैं कि तुम चाइना को, you are not being tough। तो वो policies are policies for the parties to win elections and they are not in the interest of the country। तो उसमें क्या होता है, then they will not follow through, समझ रहे ना। हमने तो चाइना पे सैंक्शंस लगा दिया, लेकिन इंडिया, मैक्सिको, वियतनाम आर गेटिंग अराउंड इट, सो दे विल नॉट कम आफ्टर देम बिकॉज दैट इज नॉट देयर रियल इंटरेस्ट। लेकिन जैसा रशिया के यूक्रेन के लिए दैट इज ए जेन्युइन इंटरेस्ट, समझे ना। इट डिपेंड्स ऑन हु द पर्सन इज टू ए ग्रेट एक्सटेंट। रोहित साहब, यहाँ पर एक इशू पर, यहाँ एक बहुत बड़ा इस्लामिक फाउंडेशन है, उसको एक शख्स ने 12 साल तक तंग किया आफ्टर 9/11। कैन यू इमेजिन के द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर 30 years और 30 साल में उसने सिर्फ $600 का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका। कैन यू इमेजिन? जो पैसे ऊपर नहीं होते सेक्रेटरी के पास, कभी चाय के ऑर्डर कर दिया, उस तरह का, दैट इज ऑल दे कुडंट एक्सप्लेन फॉर 30, लेकिन उन्होंने 12 साल उसको तंग किया। दैट वॉज नॉट द गवर्नमेंट पॉलिसी, दैट वॉज दैट इंडिविजुअल्स पॉलिसी। उसने अपने पोजिशन को, फाइनली ये कंपनी, ये जो फाउंडेशन था, वो तंग आके उसको सू किया, यूएस गवर्नमेंट को सू किया उन्होंने। देन ही वॉज फायर्ड फ्रॉम हिज पोजिशन एंड देन वो केस मर गया। तो इन एवरी सच केस यही होता कि गवर्नमेंट पॉलिसी भी बना दी, तो द पीपल हु आर सिटिंग देयर हैव टू पुश दैट पॉलिसी। अब ये जो साहब आ रहे हैं, क्या नाम है इनका, दीपक सिंह, क्या नाम है, जो इंडिया आने वाले हैं,
टू डिस्कस। तो वो पहली बार जब इंडिया गए थे तो बड़े सख्त बातें किए थे, वार्निंग वगैरह दे दी थी उन्होंने इंडिया को, कैसे हाँ हाँ सैंक्शंस लग जाएंगे, राइट। अब बड़े ठंडे प्यारे प्यारी बातें कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक ही हैज़ बीन, उसको किसी ने डांटा होगा ना ऊपर के, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। बट इट, अगर उसको छोड़ देते ना, इफ समवन हैड लेफ्ट हिम टू हिज tasks, then he will pursue his own personal agenda to a great extent, because he has the authority, और laws policies तो है, लेकिन selectively implement ऐसे ही होते हैं, because the people who are there उनके personal agenda आ जाते हैं। इसलिए जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बनता है, it becomes very confusing because he is not paying attention to things। तो मैंने एक एक्चुअली आर्टिकल लिखा था कि जो वो ट्वीट करता है उसको पे अटेंशन करें, बाकी के जस्ट पे अटेंशन टू द पर्सनल हु इज देयर। देयर इज नो ट्रम्प पॉलिसी। देखिए, अगर जो एम्बेसडर बनता है, फॉलो हिम, दैट इज हिज लोकल पॉलिसी, एंड द गाय ऑन द डेस्क, दैट इज हिज पॉलिसी। लेकिन जब डेमोक्रेट आते हैं थोड़ा ज़्यादा फोकस होता है डिटेल में, जैसा ब्लिंकन भी फोकस थे, जेक सलिवन भी फोकस थे, एंड दे आर परस्यूइंग द पॉलिसीज मच मोर क्लोजली। तो इंडिया को प्रॉब्लम जब होगा कि अमेरिकन एलीट इंडिया के खिलाफ पलट जाए। राइट नाउ जो डेमोक्रेट्स हैं, दे लाइक इंडिया, दे डोंट लाइक मोदी। रिपब्लिकन्स जो है, दे लाइक मोदी, दे आर नॉट क्लियर अबाउट इंडिया। ओके, राइट। नहीं, ये आपने बहुत सही बात बोली कि दे आर नॉट क्लियर अबाउट इंडिया बट दे लाइक मोदी। अच्छा, ये भी सही सर। फाइनल क्वेश्चंस छोटे में आंसर चाहूंगा कि क्या ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं वहां पे, उसके बाद राहुल गांधी जाएंगे, ये एक इंडिकेशन है कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस अच्छे होने वाले हैं आगे? राहुल गांधी भी जाएंगे? राहुल गांधी आ रहे हैं, मैं सुना कि 8 को आ रहे हैं और 10 को जाएंगे। सो आई गॉट एन इनविटेशन, आई माइट गो देयर। मतलब 5 घंटे की ड्राइव हो जाएगी मेरे लिए, जाना और आना। और जो मोदी आ रहे हैं वो तो ही इज कमिंग फॉर द यूएन। नरेंद्र उनका जो प्रोग्राम होने वाला है 22 सितंबर को। हाँ, तो बट ऑलरेडी टिकट्स बुक हो चुके हैं। जी हाँ, जी 24,000। हाँ, सो इन द बिग स्टेडियम। सो both are diaspora management, not US. ओके, ओके, डायस्पोरा मैनेजमेंट, राइट। यूएस का हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी दे दी। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन था और जल्दी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। Thank you very much, sir. Rohit sir.